क्लास। आज जो है बेसिकली आपका जो है अगला जो है वीडियो का सेशन चलेगा जो हम पढ़ रहे थे महात्मा गांधी का। उसमें असहयोग आंदोलन का विस्तार शहरों और कस्बों में स्पष्ट करें। बेसिकली असहयोग आंदोलन का जो विस्तार था, जो उसका स्प्रेड था, वो शहरों में और गांव में कैसे हुआ, क्या कारण था कि असहयोग आंदोलन का विस्तार शहरों में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया। विस्तार तो हुआ लेकिन शहरों में ज़्यादा टाइम तक ये अपनी पकड़ नहीं बना पाया, जल्दी ही जो है ये फीका पड़ने लगा। इसके जो तरीके थे वो चीज़ें लोग जो है कम करने लग गए थे। क्यों? सबसे पहले हमें ये पता ही है कि असहयोग आंदोलन सबसे पहले लोगों ने सरकारी जो पदवियां वगैरह थी लौटा दी थी, नौकरियां छोड़ दी थी। ये हम सबको पता है, जितनी भी सरकारी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया था। तो सबसे पहले देखते हैं शहरों में असहयोग आंदोलन। सबसे पहली चीज़ है कि शहरी मध्य वर्गीय हजारों विद्यार्थियों ने जो है स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए थे अपने पद से। वकीलों ने जो है मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, अदालतों का बहिष्कार कर दिया, वहाँ जाना बंद कर दिया। और मद्रास के अलावा, मतलब मद्रास में जो है वो चुनाव में भाग लिया गया, मद्रास प्रांत के लोगों ने चुनाव में भाग लिया, लेकिन मद्रास के अलावा जो दूसरे जगहों पे चुनाव हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, उन्होंने चुनाव में भाग भी नहीं लिया। इसके साथ अंग्रेजी भाषा के स्थान पे वो स्थानीय भाषा को प्रोत्साहित करने लगे थे। अब हर जगह की अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे पश्चिम बंगाल की बंगला है, तो हर जगह की जो है वहाँ उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रोत्साहित किया और अंग्रेजी भाषा में जो कामकाज हो रहा था उसको बंद कर दिया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया उन्होंने। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। आप सबको पता है पिकेटिंग का मतलब, जो महिलाएं शराब की दुकानों के सामने बैठकर जो हड़ताल करती हैं तो वो क्या कहलाती है, पिकेटिंग कहलाती है। ये सारी चीज़ें बेसिकली रिपीट उस पर चल रही है। 10th में आप सब पढ़ के आए हो अच्छे से, थोड़ा सा और डिटेल में ये चीज़ें। चलते आगे, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, खादी को प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों को जो है विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया था कि विदेशी जो चीज़ें हैं हम उनमें जो है पैसा वगैरह नहीं लगाएंगे। इसके साथ जो लोग थे उन्होंने पदवियाँ अपनी लौटा दी थी। जैसे कि अगर आपको याद हो तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी पदवी सर की उपाधि जो लौटा दी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन भारतीयों ने अपने अपने पदों को त्याग दिया था। मतलब जो ऊंचे ऊंचे भारतीय अफसर बन गए थे उन्होंने भी अपने जो पद थे उन्होंने छोड़ दिया। असहयोग कस्बों और गांव में जो है फैला। इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। असहयोग में अपनी भागीदारी स्पष्ट की लोगों ने और बहुत अच्छे से की। वनों में स्थानीय लोगों ने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, परंतु आंदोलन के दौरान लोग कहाँ वनों में जाने लगे। अगर आपको थोड़ा सा 9th क्लास का जो है याद होगा, औपनिवेशिक काल में जो है वनों में जो है जाने पे पाबंदी लगा दी गई थी। कानून बनाए गए थे जिसमें जो है कि जो आदिवासी समुदाय वो वहाँ नहीं जा सकते थे। वनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, आरक्षित वन और सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। तो जो है ग्रामीण वन तो जो है आरक्षित वनों में बिल्कुल नहीं जा सकते थे, सुरक्षित वनों में परमिशन से जाते थे, और ग्रामीण वन तो गांव वालों के लिए थे जिसमें कुछ खास था ही नहीं, लकड़ियाँ वगैरह थी ही नहीं कुछ खास। तो जब ये आंदोलन चला तो ये जो रूल था इसको जो है वन अधिनियम को जो है तोड़ा गया और लोग कहाँ गए, वनों में जाना शुरू कर दिया। चारागाहों पर ब्रिटिश एकाधिकार जो था इस वन अधिनियम की वजह से वहाँ पे भी लोगों ने अपने मवेशियों को चराना शुरू कर दिया था, जहाँ से उन्हें पहले खदेड़ के निकाल दिया गया था। किसानों ने अपने ऊपर जो भारी भरकम कर लगाए गए थे सरकार की तरफ से उसको चुकाने से मना कर दिया। किसानों ने बेगार करने से, बेगार का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जिसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बेगार मतलब काम के बदले जो है उनका इनकम नहीं होगी, काम के बदले इनकम नहीं होगी। ठीक है, तो उसको करने से मना कर दिया। किसानों के दमनकारी जमींदारों का सामाजिक रूप से उन्होंने बहिष्कार किया। मतलब कि जो जमींदार थे जो उनका जो है एक तरीके से अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जो किसानों को का जो टैक्स है वो कलेक्ट करते थे। अगर आपको 10th चैप्टर याद हो उस पर, जिसमें जो है आई थिंक इस्तमरारी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था जो लागू की गई थी, तो वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने देने से मना कर दिया। इसके आगे चलते हैं। किसानों ने विदेशी कपड़ों के स्थान पे जो है किसको जो है बढ़ावा दिया, खादी वस्त्र को पहनना शुरू कर दिया, जो क्या था, भारतीय था। ठीक है, खादी वस्त्रों को पहना आरंभ कर दिया। शहरों में धीरे धीरे असहयोग आंदोलन धीमा पड़ा। क्यों? क्योंकि खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर जो है बनाने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय क्या होता था, महंगा होता था, एक्सपेंसिव था, और गरीब जो था वो गरीब व्यक्ति उसे खरीद नहीं सकता था। सीधी सी बात है, जो चीज़ मशीन से बन रही है और जो चीज़ हाथ से बन रही है दोनों में बहुत फ़र्क होगा। मशीन से बनी चीज़ें क्या होंगी, सस्ती होंगी, और जो हाथ से बनी चीज़ें वो क्या होंगी, महंगी होगी। तो हाथ से क्या बनाई जा रही थी, खादी बनाई जा रही थी, और मशीन से जो है बाकी जो कपड़े थे वो बाहर से आ रहे थे। तो इसीलिए जो खादी थी वो महंगी थी, जिसकी वजह से जो आम इंसान है, आम जनता है, वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। जबकि मशीन से बने कपड़े क्या थे, सस्ते थे।
क्लियर। तो इसीलिए शहरों में जो है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि खादी जो को पहनना जो उनके लिए मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार। ब्रिटिश संस्थान का से मेरा क्या मतलब है कि जो स्कूल है, जो अदालतें हैं, ठीक है, ऐसी जगह जो ब्रिटिशर्स के संस्थान थे, उनके इंस्टीट्यूशंस थे, उनका बहिष्कार करने से समस्या क्या आई कि स्कूल और अदालतें जो ब्रिटिशर्स ने बनाई है, हमने उनका बहिष्कार तो कर दिया, लाइब्रेरी जाना रोक दिया हमने खुद को, ठीक है, पुस्तकालय नहीं गए, लेकिन इसके बदले में जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है, भारतीय संस्थान, वो तो हमें हमारे पास थे नहीं, ना भारतीय स्कूल थे, ना भारतीय जो है पुस्तकालय थी, तो लोग पढ़ेंगे कहाँ जाकर, है ना। भारतीय अदालतें भी नहीं थी, अगर कुछ मतभेद हो जा रहा है, दो लोगों में जो है लड़ाई हो रही है, तो कहाँ जाके जो उस मुकदमे को सुलझाएंगे। क्लियर। तो भारतीय संस्थानों का क्या था, अभाव था, कमी थी। क्लियर। इसके साथ आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके लिए जो है उन्होंने प्रक्रिया जो है, उन्होंने दूसरे विकल्प जो है एक तरीके से भारतीय संस्थान, पुस्तकालय, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह बनाने शुरू किए, लेकिन क्या एकदम से रातों रात तो बन के तैयार नहीं हो जाएगा ना। तो उनके बनने का जो प्रोसेस था वो क्या था, धीरे था, धीमी प्रक्रिया से वो बन रहे थे। क्लियर। इसके साथ विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, सीधी सी बात है, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लग गए थे। अब जब आंदोलन की जो नींव है, जिसके जरिए जो काम करके हम आंदोलन कर रहे थे, जब वो चीज़ें बंद हो गई, तो सीधी सी बात है, आंदोलन क्या हो गया, फीका पड़ने लग गया, धीरे हो गया। इसके साथ चलते हैं, इसके अलावा आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि पांचवा, जो खादी थी वो मोटी होती थी। तो सीधी सी बात है, जो नॉर्थ साइड है, जहाँ पे गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे इसको पहनना जो है, लोगों को इसका जो है बर्दाश्त करना, ये कपड़ा जो है बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है। और जो मशीनों में बने कपड़े होते थे, वो जो है एक तरीके से पतले होते थे, हल्के होते थे, जिसको जो है आसानी से जो है लोग पहन सकते थे। क्लियर। इसके आगे हम चलते हैं कि किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, ये बताइए सबसे पहले। तो सबसे पहले 1922 में गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी में, बाजार में से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जो जुलूस था, शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन वो कैसा था, शांतिपूर्वक था। ठीक है। पुलिस के साथ उनका हिंसक टकराव हुआ, मतलब मारपीट हुई। वहाँ पे लोग, जो जुलूस था, उन लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 अंग्रेज मारे गए थे। ठीक है। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का जो है आह्वान कर दिया था, उसको रोकने की जो है घोषणा कर दी थी। कब रोका गया, फरवरी 1922। और अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो आई थिंक जनवरी 1921 को जो है स्टार्ट किया गया था। क्लियर। तो एक वर्ष ही चला था ये। इसके आगे चलते हैं कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम क्या हुए। राष्ट्रवादी आंदोलनों का विस्तार शहरों और कस्बों और गांवों तक होने लगा था। अब जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, उसमें सिर्फ अमीर नहीं थे, सिर्फ शहरी वर्ग नहीं था, बल्कि जो आम वर्ग था, जो किसान थे, जो गरीब वर्ग था, जो गाँव थे, वहाँ तक जो है राष्ट्रवादी आंदोलन फैलने लग गए थे। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, वो लोगों के मन में बहने लग गई थी। पहले राष्ट्रवादी जो विचारधाराएं थी, वो ज़्यादातर जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो मध्यम वर्ग था, उस पर मानी जाती थी, उनके जो है चर्चा का विषय मानी जाती थी। लेकिन अब गांव गांव था ये। ठीक है। हर एक इंसान के अंदर राष्ट्रवादी भावना थी, अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने की भावना आ चुकी थी। भारतीय जनमानस, आम जनता का जो एक तरीके से विचार है, उसमें विदेशी भाषा, संस्कृति और नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया था। आम जनता ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर उन्होंने बल देना शुरू कर दिया था। चरखा और खादी को महत्वपूर्ण समझने लगे थे, जिसका प्रचार प्रसार किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, है ना। जन सामान्य की जो गांधी जी ने को जो है महात्मा कह के क्या कहने लगे थे, संबोधित करने लगे थे। यही मैंने बताया था कि आम जनता जो है उन्हें क्या कहने लग गई थी, महात्मा कहने लग गई थी, महान आत्मा कहने लग गई थी। ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया था कि भारतीय ब्रिटिश शासन से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि अब भारतीयों के साथ कौन आ गए थे, अब आम जनता उसका हिस्सा बन गई थी, उस आंदोलन का हिस्सा बन गई थी। क्लियर। इससे पहले तो सिर्फ एक जो है एलिट जो वर्ग जिसे कहा जा सकता था, जो पढ़ा लिखा तबका था, सिर्फ और सिर्फ वही जो है आंदोलन कर रहा था, वही आज़ादी की डिमांड कर रहा था। इसके आगे चलते हैं कि गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाने लगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले किसान, श्रमिक और कारीगरों ने गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए उन्हें क्या कहा, महात्मा कहने लगे। अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट पहनते थे, जबकि भारतीय जो एक तरीके से बदन
थे वो औपचारिक रूप से जो है वस्त्र पहनते थे। जो भारतीय जो बड़े बड़े नेता थे ठीक है, वो क्या पहनते थे, जैसे अगर नेहरू वगैरह की बात की जाए तो फॉर्मल कपड़े ज़्यादा पहनते थे। ठीक है, और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो जो है पश्चिमी जो है वेस्टर्न क्लॉथ पूरा 3 सूट पीस जो पहनते थे। क्लियर। तो इसके साथ अगर मैं गांधी जी की बात करूँ इसके अपोजिट में, तो गांधी जी क्या एक साधारण सी धोती पहनते थे जैसे एक आम किसान पहनता है। तो एक व्यक्ति जो है गांधी जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा कि वो मेरे जैसा है या मोहम्मद अली जिन्ना या जवाहरलाल नेहरू से कनेक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए गांधी जी को लोग महात्मा कहने लगे कि उन्हें वो अपने जैसा लगे। ठीक है, अन्य नेताओं की तरह सामान्य जन समूह जो है से अलग खड़े नहीं होते थे। वो जो नेता थे वो आम जनता से अलग खड़े होते थे, और गांधी जी क्या आम जनता के बीच में ही चले जाते थे उनसे मिलने के लिए, बल्कि उनमें समानुभूति रखते थे कि वो मेरे जैसे ही हैं, समान अनुभूति रखते थे उनके साथ, घनिष्ठ संबंध स्थापित करते थे। भाषण के बाद उनके बीच जाकर जो है उनकी राय लेते थे कि कैसा रहा, कैसे है आपकी समस्या है, क्या समस्याएं हैं, कैसे उन्हें सुलझाया जा सकता है। ठीक है, गांधी जी उनकी तरह ही सामान्य भाषा बोलते थे, वो इंग्लिश वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। ऐसी भाषा जो जनता समझ सके। याद है, अगर आपको याद हो तो संविधान निर्माण वाले टॉपिक में मैंने क्या बताया था कि हिंदुस्तानी भाषा को वो सपोर्ट करते थे, इसीलिए तो सपोर्ट करते थे कि आम जनता समझेगी। ठीक है, गांधी जी अपना अधिकतर समय चरखा चलाने में बिताते थे। सीधी सी बात है, चरखा चलाकर वो अपनी जो है कपड़े खुद ही बनाते थे। तो इसीलिए जो है आम जनता उन्हें कनेक्ट कर पाती थी, क्योंकि आम जनता भी तो वो यही करने को कहते थे कि स्वनिर्भर बनो, अपने ऊपर जो है निर्भर रहो, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहो, अपने जो काम है वो खुद करो, अपने लिए कपड़े खुद बनाओ। गांधी जी से संबंधित कई अफवाहें फैलने लगी थी जिन्हें सच मानकर लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। हम सबको पता है, इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा डिटेल किया है कि कैसी अफवाहें फैलने लग गई थी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाने लगा। इतने पॉइंट्स काफ़ी होंगे, इनफ होंगे। एक आध ही आप जो है अफवाहों का जो है जिक्र कर दीजिएगा, उतना जो है काफ़ी होगा, और इंडिविजुअल अफवाहों का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है। ठीक है, तो इन अफवाहों के चलते जो गांधी जी को गांधी बाबा या गांधी महाराज या तो महात्मा जैसे अलग अलग नामों से बुलाया जाने लगा। जैसे पहली क्या है, लोगों का मानना था कि राजा ने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए गांधी जी को भेजा था, जबकि ऐसा तो था ही नहीं, किसी राजा ने नहीं भेजा था उन्हें। दूसरा, कुछ लोगों का मानना था कि गांधी जी के पास आश्चर्यजनक शक्ति है, मतलब कहते हैं ना कुछ जो अलौकिक शक्तियाँ जो है मैजिक वाली पावर जो थी वो थी, जिनके माध्यम से वे जो है औपनिवेशिक शासकों से उन्हें मुक्ति दिला देंगे, औपनिवेशिक जो शासक है जो अंग्रेज है उन्हें भगा देंगे और सबको आज़ाद कर देंगे। ठीक है, लोगों को लगता था कि उनके पास स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने का अधिकार है। मतलब जो अंग्रेज अफसर है, लोकल अंग्रेज अफसर है, अगर वो कोई अधिकार जो है एक तरीके से ऑर्डर पास करते हैं तो गांधी जी के पास ऐसी कोई शक्ति है कि वो उसे जो है मना कर सकते हैं। वो कहते हैं निषेधाधिकार है, वो मना कर देंगे तो काम नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। लोगों का विश्वास था कि कोई भी गांधी जी का विरोध करेगा तो उसका गांव और फसल सब नष्ट हो जाएंगी। ये अफवाहें बहुत तीव्रता से फैलने लगी थी। इसके कई उदाहरण भी हम देख सकते हैं। देखिए कि फसल और नष्ट हो जाना, जैसे कि बस्ती गांव में सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा जी को तब विश्वास करेगा जब उसके कारखाने जहां गुड़ का उत्पादन होता था में गन्ने के रस का भरा जो कड़ाहा है उबलता हुआ 2 भागों में टूटकर अलग हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि वो सच में ऐसा हो भी गया। तो सोचिए कि ऐसा रियलिटी में हो सकता है। और आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा जी को प्रमाणिक तभी मानेगा कि वो महात्मा है जब उसके खेत में लगे जो गेहूं के फसल है वो तिल में बदल जाएगी। और अगले दिन उसे खेत में जो है गेहूं जो है वो क्या बन गए, तिल बन गए। गोरखपुर में एक सज्जन ने कहा कि चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया तो अगले दिन जो है उनके घर में क्या लग गई, आग लग गई। कमाल है। अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश में एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया कि हम नहीं रुकेंगे और गांधी जी को अपशब्द कहे। तो अगले दिन उसकी बकरी को 4 कुत्तों ने काट खाया। ऐसी जो छोटी छोटी अफवाहें थी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। जैसे कि यहाँ पे एक और है, देखिए गोरखपुर के गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया। एक व्यक्ति ने जो है अपने निश्चय पे कायम नहीं रहा। जब वो शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में जो है रोड़ों की बारिश होने लगी। जो ही उसने गांधी जी का नाम लिया तो रोड़ों की बारिश जो है वो रुकी। अब सोचिए ऐसा क्या रियल में हो सकता है। इसके आगे देखते हैं कि गांधी जी को उनके जो है प्रतीकों के कारण भी जो है बहुत ज़्यादा जो है समाज में जो है सम्मान मिला था। कौन कौन से प्रतीक वो यूज़ करते थे, जैसे कि सात्विक जीवन शैली। सबसे पहली चीज़ क्या है, सात्विक जीवन शैली। सात्विक जीवन शैली में अपनी जो है सादा जीवन जो है
वे गांधी जी के हाथ से काम करने पर बल देते थे। सात्विक जीवन शैली, जिससे पता चलता है कि वे श्रमिकों के प्रति क्या सहानुभूति रखते हैं। श्रमिक जो खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो खुद जो है अपना काम जो है अपने हाथों से करना पसंद करते थे। क्लियर। इसके साथ चरखा चलाना, गांधी जी अपना अत्यधिक समय किस में बिताते थे? चरखा काटने में बिताते थे, जिससे वे खादी को बढ़ावा दे सके। जो गरीब लोग हैं उनके काम को क्या कर सके? बढ़ावा मिल सके, गरीबों को काम मिल सके। इसके आगे उनकी विचारधारा और क्या मानते थे गांधी जी? गांधी जी अहिंसा पर बल देते थे। अहिंसा पर गांधी जी ने अपने आंदोलन में जो है जीवन में अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर ही देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। अगर आपको पता है तो अहिंसा का मतलब क्या है कि किसी पर भी हाथ ना उठाना, किसी के साथ भी जो है मारपीट जैसी घटनाएं ना करना। ठीक है। गांधी जी केवल राजनेता ही नहीं थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। समाज को सुधारने के लिए भी उन्होंने कई सारे काम किए और इसीलिए लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें महात्मा कहने लगे। ठीक है। गांधी जी ने घर में बने रहने में जो है एक तरीके से कपड़े, खादी वस्त्र और चरखों को प्रोत्साहित किया, जिससे घर घर में लोगों को क्या करना पड़ा? चरखा खरीदना पड़ा। अब घर घर जो है स्वावलंबी हो गया, अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। सीधी सी बात है ना। इसके साथ गांधी जी जो है छुआछूत को दूर करना चाहते थे। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ जो है एक तरीके से अस्पृश्यता की जो परंपरा रही है वो सालों से रही है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब तक समाज का हर तबका एक समान नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, हम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ उच्च जाति के लोगों के लिए थोड़ी ना चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता हर एक भारतीय के लिए चाहिए। क्लियर। इसीलिए लोगों ने जो है धर्मों के प्रति उनका सम्मान जो है आदर प्रकट किया था। जातियों और धर्मों में जो अंतर था, भेद था, उसको वो समाप्त करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाना चाहते थे। दलितों का उत्थान करना चाहते थे। गांधी जी ने भारत में विद्यमान जो बाल विवाह जैसी कुप्रथा थी उसका भी विरोध किया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वयं से संयम रखने का प्रोत्साहित किया और कहा कि भारतीयों को में क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। इसी के माध्यम से वो स्वतंत्रता मिलेगी। वो ज़्यादा उग्र ना हो, एकदम से नरम, अहिंसा के जरिए जो है उन्हें अपना विरोध करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, तभी उन्हें एक दिन क्या मिलेगी? आज़ादी मिलेगी। इसके साथ गांधी जी ने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द अथवा प्रेम बढ़ाने पर भी बल दिया था। आप सबको याद होगा जो एक तरीके से खिलाफत आंदोलन है उसमें उन्होंने उनका साथ दिया। ठीक है। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं और यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने चरखे को महत्व पर बल क्यों दिया था? गांधी जी चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना? सबसे पहले महात्मा गांधी के अनुसार मशीनों को जो है एक तरीके से जो मानव था वो गुलाम बना दिया है। मशीनों ने मानव को गुलाम बना दिया है। इंसान अपना हर काम किससे करना चाहता है? मशीनों से करना चाहता है। जो श्रम है, जो मेहनत है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, वो समाप्त हो गई थी। ठीक है। चरखा इसी मशीनीकरण की गुलामी से लोगों को क्या कराएगा? आज़ाद कराएगा। क्लियर। वो सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से नहीं, ये जो मशीनीकरण का युग चल रहा था जहाँ पे हम सारा महत्व किसको दे रहे थे? मशीनों को दे रहे थे, उससे मनुष्य को आज़ाद कराएगा। इसके साथ चरखा गरीब व्यक्तियों की आमदनी अर्थात उनका जो है एक तरीके से आय को प्राप्त करने का जो क्या बनेगा? जरिया बनेगा, उनकी इनकम का सोर्स बनेगा। चरखा मशीनीकरण के युग को समाप्त करेगा। इससे मनुष्य को श्रम करने की जो है क्षमता मिलेगी, एक तरीके से हिम्मत मिलेगी, जिस कारण धन कुछ लोगों तक सीमित हो गया है। किसान और गरीब धन अर्जित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चरखे की वजह से जो है जो उनके पास भी जो है धन आएगा। धन का जो केंद्रीकरण है उससे विकेंद्रीकरण होगा। केंद्रीकरण का मतलब क्या है? सारा धन किसके पास है? धनी लोगों के पास है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? धन का केंद्रीकरण, एक ही जगह पे एक ही बिंदु पर सिर्फ धनी लोगों के पास जो है क्या आ गया? धन आ गया, पैसा आ गया। अब ये पैसा जो है अलग अलग जो है समुदायों के पास, गरीबों के पास जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये विकेंद्रीकरण होगा। धन एक जगह से अलग अलग जगहों पर जो है फैलेगा। क्लियर। इसके आगे चलते हैं कि गांधी जी कहते थे कि चरखा जो है आत्म स्वावलंबन, परिश्रम, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ठीक है। इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। क्लियर। स्वावलंबी बनेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। चरखे के माध्यम से मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। जब हम अंग्रेजों पे डिपेंड होना ख़त्म कर देंगे तब हम जो है आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है। हम उसकी मशीनों पे डिपेंड होना बंद कर देंगे और वो कैसे होगा? वो चरखों के जरिए होगा। ठीक है। गांधी जी चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक इसलिए माना क्योंकि खादी वस्त्रों को प्रोत्साहन मिले। इससे हिंदुस्तान के बेरोजगार जो कारीगर थे उन्हें क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। क्लियर। इससे आगे चलते हैं कि साइमन कमीशन क्या था? भारतीयों द्वारा इसका विरोध क्यों किया गया? तो सबसे पहले है कि ब्रिटिश की नई टोरी सरकार ने जो है, ब्रिटिश में जो है जो नई सरकार बनी थी, एक तरीके से आप सबको पता है कि वहाँ तो पहले से ही जो है लोकतंत्र है, तो वहाँ पे जो नई सरकार बनी जिसके जो हेड थे टोरी। ठीक है। उन्होंने एक जो है एक तरीके से एक ग्रुप बनाया जिसे कह सकते हैं
किसके नेतृत्व में? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग, एक जो है ग्रुप बनाया कुछ लोगों का, उसका आयोग गठित किया। राष्ट्रवादी आंदोलन में जवाब में गठित किए गए इस आयोग में भारत संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। इसका काम क्या था कि इस आयोग को काम था कि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो काम कैसे कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी कार्यशैली क्या है, उसके जो है वर्क करने का जो स्टाइल है उसका अध्ययन करना का काम किसका था? साइमन कमीशन का था, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। क्लियर? और इसकी जो है एक तरीके से इसको बनाया किसने था? टोरी सरकार ने बनवाया था। और इसके बारे में सुझाव देना था कि अगर कुछ कमी है भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था चल रही है उसमें कुछ कमी है तो उसके सुझाव दीजिए ताकि उसे करेक्ट किया जाए। ठीक है, इस आयोग में क्या था? एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। आप सोचिए, जो भारत के लिए बनाया गया है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को जांचने के लिए बनाया गया है, भारतीयों के लिए जो है सलाह देने के लिए बनाई गई है संस्था, उसमें कोई भारतीय ही नहीं है। सारे क्या थे? अंग्रेज थे। 1928 में श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, श्वेत सदस्य वाले, इसमें सारे क्या थे? ब्रिटेन के थे, श्वेत सदस्य थे। ठीक है, गोरे सदस्य थे, जिसे कहा सकता है ना गोरी सरकार। क्लियर? जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल करने के लिए इंग्लैंड से कहाँ भेजी जा रही थी? भारत भेजी जा रही थी। इसके विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। ठीक है, मतलब पूरे देश में इसके खिलाफ जो एक तरीके से अभियान चलाया गया कि इसको वापस भेजा जाए। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत किस नारे से किया गया? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे से किया गया कि वापस जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। सीधी सी बात है, लोगों का कहना था, जो आम भारतीय है उनका कहना था कि भारत का निरीक्षण, भारत की जो है एक तरीके संवैधानिक व्यवस्था की जांच पड़ताल करने के लिए उस कमेटी को भेजा जा रहा है जिसमें भारतीय ही नहीं है, उसमें एक भारतीय का होना अति आवश्यक है, तभी जो है वो इसका स्वागत करेंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने क्या निर्देश या क्या उद्देश्य दिए थे, क्या तरीका बताया था, ये बात याद रखिएगा। 1928 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जो लाहौर में हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले चलते हैं, दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में जो है किया। यह अधिवेशन दो कारणों से इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इससे क्या पता चलता है कि अब जो कांग्रेस की बागडोर थी वो किसके हाथों में जा रही थी? युवा पीढ़ी के नेतृत्व में जो है सौंपी जा रही थी। क्लियर? युवा पीढ़ी के नेतृत्व में आ रही थी। इस अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब तक तो भारतीय अपने लिए कुछ अधिकारों की मांग करके संतुष्ट थे, ठीक है, लेकिन अब उन्हें पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्लियर? 21 फरवरी 1930 को विभिन्न स्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सबसे पहला जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 फरवरी, एक सेकेंड, भारत के आज़ाद होने से पहले ही जो है जवाहरलाल नेहरू ने 1929 को जो दिसंबर अधिवेशन हुआ उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 26 जनवरी, यहाँ पे सॉरी फरवरी लिखा हुआ है, इसको कट करके आप जनवरी कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जहाँ पे जो है झंडे फहराए जाएंगे, देशभक्ति के गीत गाए जाएंगे, ताकि हम उस पूर्ण स्वराज का जो सपना है उसके लिए और एक शिद्दत से लड़ सके, ताकि हम ये एहसास कर सके कि आज़ाद होने का जो है फीलिंग कैसी होती है। तो इसीलिए हमारा जो पहला स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अगर आपको स्टोरी याद हो तो इस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए ही हमारा जो संविधान था वो जो है नवंबर को जो है एक तरीके से बन गया था, लेकिन फिर भी उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जबकि वो नवंबर 1939 को बन के तैयार हो चुका था। ठीक है, ताकि इस दिन के जो अहमियत है वो ख़त्म ना हो जाए। क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि यहाँ पे गलत लिखा है, जनवरी ही होना चाहिए। गांधी जी ने यह आदेश दिया और निर्देश दिया कि स्वतंत्रता समारोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नमक उत्पादन और बिक्री पर जो एकाधिकार है, ठीक है, उस पर जो है हम विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान को जोड़ती थी। ठीक है, हर एक, चाहे अमीर हो गरीब हो, ऐसा तो नहीं है ना कि नमक जो है सिर्फ गरीब यूज़ कर रहे हैं, अमीर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को ही जोड़ती थी। और इस पर जो है जो ब्रिटेन सरकार थी उसने एकाधिकार अपना कर रखा था कि नमक बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन सरकार करेगी और उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था। ठीक है,
महात्मा गांधी ने जनमानस से, आम जनता से अपील की कि एक ही समय पर झंडा फहराए बैठकें आयोजित की जाए। इससे उन्होंने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से हम संगोष्ठी मतलब अनाउंसमेंट करेंगे, घोषणा करेंगे कि इस वक्त जो है यहाँ पे जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ महात्मा गांधी जी ने कहा कि दिन का जो बाकी समय है वो हम रचनात्मक कार्य करेंगे, रचनात्मक क्रिएटिव काम करेंगे। कौन कौन से क्रिएटिव काम करेंगे? सूत की कताई करेंगे, अछूतों की सेवा करेंगे, हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, निष्क्रिय कार्य अर्थात ये सब एक साथ करने में व्यतीत कर देंगे पूरा जो दिन है, ठीक है, निषिद्ध कार्य जितने भी हैं। गांधी जी का कहना था कि भारतीयों को अभी स्वतंत्रता और इसके साथ जो है गांधी जी का कहना था कि भारतीयों को भी स्वतंत्रता और परिश्रम के फल को पाने का अधिकार है। यदि कोई इससे उनको छीनता है या दमन करता है, उनका शोषण करता है, तो लोग इसके बदले में उन्हें समाप्त करने का अधिकार भी रखते हैं, उन कानूनों को समाप्त करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। जितने भी निषिद्ध कार्य थे उस समय बहुत सारे निषिद्ध कार्य का मतलब ये था कि अंग्रेजों ने जिन कार्य को मना किया है, ठीक है, अंग्रेज जिन कार्यों को गलत मानते हैं, उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं उनको तोड़ा जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इस रूल्स को तोड़ना जो है एक मुहिम की तरह यूज़ किया गया। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों बन गया था? महात्मा गांधी जी ने नमक के विरोध को प्रतीक के रूप में क्यों चुना? दांडी यात्रा क्यों प्रारंभ की गई? नमक आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? इतने सारे तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आंसर पे हम चलते हैं। नमक सत्याग्रह निम्न कारणों से शुरू किया गया। सबसे पहला, ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने का अधिकार भारतीयों से छीनकर किसके पास रख लिया था? खुद के पास एकाधिकार था, सिर्फ और सिर्फ नमक कौन बनाएगा? जो है ब्रिटिश से बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ चलते हैं आगे। ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के नमक बनाने पे क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दी थी। नमक को ब्रिटिश सरकार ऊंचे से ऊंचे दामों पे बेच रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रेट थे। ब्रिटिश सरकार के पास नमक की बिक्री के अधिकार थे, जिस कारण वे नमक को इसकी सही कीमत से कहीं ज़्यादा कीमत पे बेचती थी और जो आम जनता है वो इसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी, ठीक है। नमक पर ब्रिटिशरों ने कर कई गुना लगा दिया था। इनफैक्ट 14 जो उसका मूल्य था वो 14 गुना ज़्यादा हो चुका था, इतना ज़्यादा टैक्स लगाया गया था उस पर। सोचिए 14 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं 10 रुपये का जो है बोलूँ नमक है तो इसको 14 टाइम्स जो है इंटू 14 कर लीजिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा जो है चीज़ें महंगी बिक रही थी। जब ब्रिटिश सरकार नमक को अत्यधिक कीमत पे जो है नहीं बेच पाती थी तो वो उसको लाभ नहीं होता था, तो वो क्या करती थी? नमक को नष्ट कर देती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी। आम जनता को एक तरीके सीधी सी बात है ना, लोगों ने जो मेहनत की वो तो ख़त्म हो गई। इसके साथ अगर कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे पड़े नमक को उठाने की कोशिश करता था, चेष्टा करता था, तुरंत जो नए अधिकारी थे नियुक्त करके नमक को जो है नष्ट कर दिया जाता था। गांधी जी के अनुसार नमक एक राष्ट्रीय संपदा, सीधी सी बात है, पूरे राष्ट्र की संपदा है, जिसे राष्ट्र के खर्चे से ही नष्ट कर दिया जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे इस संपदा का जो है, इस प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। नमक ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन देता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार से ये उद्योग क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे, क्योंकि समुद्र के आसपास जो किनारों पे जो एक तरीके से गांव वगैरह है, जो शहर है, जो लोग रहते हैं, वो जो है इसको बनाकर जो है अपनी रोजी रोटी चला सकते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है क्या हो गया था? ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ नमक का जो है अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। गांधी जी के जरिए समाज के सभी वर्गों के साथ जोड़ना चाहते थे। नमक के जरिए हर कोई इसका इस्तेमाल करता था, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो जाए, या फिर जो है उच्च जाति हो जाए, निम्न जाति हो जाए, अछूतों की बात की जाए, दलित समुदाय की बात कर दी जाए, इसके साथ अमीर हो जाए, गरीब हो जाए, मध्य वर्ग हो जाए, तो समाज के हर एक वर्ग को इस नमक के जरिए जो है क्या करना चाहते थे? गांधी जी जोड़ना चाहते थे। इसी कारण महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कर का विरोध किया और दांडी यात्रा का निश्चय किया। इसमें नमक का विरोध तरीका शुरू किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक का विरोध करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक चलने के जाने का फैसला किया। करीब 3 हफ्तों के बाद गांधी जी दांडी अपने सहयोगियों के साथ जो है पहुंचे और वहाँ पे नमक बनाकर नमक कानून का जो है उल्लंघन किया, नमक कानून को तोड़ा। महात्मा गांधी ने यह यात्रा कितने लोगों के साथ की थी शुरू? 78 विश्वस्त वॉलंटियर्स, उनके जो साथी थे 78 वॉलंटियर्स, उनके साथ शुरू की गई थी और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचकर उन्होंने इस यात्रा को समाप्त किया। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।